अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हमने डिस्कस करने हैं चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रॉसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू अ फ्रेंड। एक कंडीशन हमें ये बताई गई है कि एक बंदा जिसने ग्रॉसरीज़ का बैग हाथ में पकड़ा हुआ है और वो अपने दोस्त से बात कर रहा है, क्या वो वर्क डन करता है या नहीं करता। अ कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन रनिंग फ्राम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क, हाउ आर दीज कंडीशन सिमिलर। तो दो कंडीशंस हमें बताई गई हैं। एक कंडीशन ये है कि एक बंदा जो है ग्रॉसरीज़ का शॉपिंग बैग उसने पकड़ा हुआ है हाथ में और वो अपने दोस्त से बात कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि एक कार है जो कि रुकी हुई है लेकिन उसका इंजन जो है वो चल रहा है, वो वर्किंग में है। तो इन दोनों कंडीशंस के लिहाज से हमने ये बताना है कि इनमें क्या सिमिलरिटी है विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन। तो दोनों कंडीशंस के अंदर हम देखते हैं वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा, चूँकि वर्क डन का फार्मूला जो है वो होता है एफ डी कॉस थीटा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज़ टोटली ज़ीरो। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क डन जो है वो ज़ीरो होगा। तो पहले केस के लिए वर्क डन ज़ीरो होगा क्योंकि वो जो ग्रॉसरीज़ का बैग उठा के खड़ा हुआ है बंदा वो स्टेशनरी है, और दूसरे केस के लिए भी इसी तरह से वर्क डन ज़ीरो होगा। ठीक है जी। तो वर्क डन की डेफिनेशन जो है वो हम लिखते हैं सिंस, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 और इसका आंसर है सिंस वर्क डन इज डिफाइंड as W is equal to F dot D, या हम इसको कह सकते हैं F D into cos theta। Here in both cases D is equal to ज़ीरो। D is equal to ज़ीरो का क्या मतलब है, डिस्प्लेसमेंट जो है ये ज़ीरो है, गाड़ी मूव नहीं कर रही, उसका इंजन चल रहा है, इसका मतलब है उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है। वो जो बंदा ग्रॉसरीज़ का बैग पकड़ के खड़ा हुआ है वो बेसिकली मूव नहीं कर रहा, इसलिए उसके अंदर जो ग्रॉसरीज़ का बैग है उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं प्रोड्यूस हो रही, लिहाजा उसमें भी वर्क ज़ीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो तो वर्क किसके बराबर आ जाता है, F इंटू ज़ीरो इंटू कॉस थीटा, और हम यहाँ से वर्क जो है इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ये सिमिलैरिटी इन दोनों कंडीशंस के अंदर एक ही है, और वो ये है कि इन दोनों कंडीशंस में वर्क डन ज़ीरो के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखते हैं। कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जॉल्स इन लिफ्टिंग अ मैस ऑफ 10 किलोग्राम एट अ स्टेडी वेलोसिटी थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर्स। एक हमारे पास मैस है इस तरह से, और ये मैस जो है ये 10 किलोग्राम के बराबर है। अब हमने इसको लिफ्ट अप करना है और ये जो हाइट है ये 10 मीटर की होगी, और इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आने के लिए कितना वर्क डन होगा ये हमने कैलकुलेट करना है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेटा को लिखते हैं। दिस इज़ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें गिवन जो डेटा है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहली चीज़ क्या है, मैस विच इज़ इक्वल टू 10 किलोग्राम, और इसी तरह से दूसरी जो चीज़ है वो हाइट है, और हाइट इज़ इक्वल टू 10 मीटर्स। ओके, अब हमने यहाँ से सबसे पहले तो फोर्स कैलकुलेट करनी है। फोर्स जो है वो वेट के बराबर होती है, और फोर्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू F इज़ इक्वल टू M इंटू A, और चूँकि यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क हो रहा है लिहाजा जो है ये F G की जगह पे आ जाएगा, A की जगह पे आ जाएगा G, और F इज़ इक्वल टू mg फार्मूला जो है ये हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम मैस की वैल्यू लगाते हैं 10 इंटू 9.8 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 98 न्यूटन के बराबर फोर्स। ये वो फोर्स की मिकदार है जो कि हम यूज़ करेंगे इसको लिफ्ट अप करने के लिए। अब चूँकि हाइट जो है ये बेसिकली डिस्टेंस के बराबर होगी,
चूँकि डिस्टेंस हमने अपवर्ड डायरेक्शन में यही कवर किया है और इसी को हम डिस्टेंस के बराबर रखेंगे। अब इस डिस्टेंस को कंसिडर करते हैं। एंगल यहाँ पे हम देखते हैं, एंगल जो है ये 0 डिग्री होगा चूँकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन में है, लिहाजा इसका जो एंगल होगा वो होगा 0 डिग्रीज। तो एंगल 0 डिग्री होगा और हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, W इज़ इक्वल टू एफ डी इंटू कॉज ऑफ 0 डिग्री। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 98 लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है ये 10 मीटर है। कॉज 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 980 जूल्स। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क डन in lifting a mass m of 10 kilogram up to the height of 10 meters। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक क्वेश्चन ये है कि हमने एक फोर्स F अप्लाई की है और उस फोर्स के नतीजे में किसी बॉडी ने L के बराबर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। तो हम एक लाइन लगाते हैं, इसके ऊपर कैलिब्रेशंस करते जाते हैं साथ साथ में। पहला जो डिस्टेंस है ये 0 से स्टार्ट होके L तक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक फोर्स लगी है F, उसके बाद L पे पहुँचते हुए इस फोर्स का मैग्नीट्यूड F से 2F में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल किया है, जिसको हम 2L के बराबर, एक L ये है, दूसरा और तीसरा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2L बन जाएगा। अब हमने इस फोर्स के लिए क्या करना है, डायग्राम बनानी है। डायग्राम के लिए स्टेटमेंट दोबारा से सुन लें। पहली बात, F फोर्स जो है वो 0 to L अप्लाई की गई है, उसके बाद फोर्स इंक्रीज हो गई है और फोर्स जो है वो 3F तक पहुंच गई है। तो दूसरा एक्सिस हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। सबसे इसको भी 1F, इसको हम 1L इंटू 2L 3L कर सकते हैं। इसी तरह से 1F 2F और इक्वल इंटरवल्स में 3F होगा। तो पहला पॉइंट क्या है, 1F फोर्स जो है एक्ट की 1L तक, तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट आता है, पहला पॉइंट। उसके बाद ये फोर्स जो है ये 3 पे पहुंच गई है, तो यहाँ से ये ग्राफ अपवर्ड जाएगा 3 पॉइंट पे और उसके बाद ये 2L के बराबर डिस्टेंस तय करेगा। तो 2L के बराबर डिस्टेंस तय करने के बाद यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। सो दिस इज़ द ग्राफ एक फोर्स के लिए, एक ऐसी फोर्स के लिए जो 1F के बराबर है, 1L मैग्नीट्यूड लेंथ डिस्प्लेसमेंट तक। उसके बाद ये 3F तक पहुंच गई है और इसने बॉडी को 2L के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करवाया। ओके, इसके लिए हम W1 और W2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। W1 क्या होगा, W1 विल बी इक्वल टू F इंटू L। यहाँ पे F जो है ये फोर्स है, टोटल फोर्स पहले इंटरवल के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, ठीक है। तो ये 1L के बराबर डिस्टेंस है। तो W1 जो है ये FL के बराबर है, इसमें F फोर्स है, L इज़ द डिस्प्लेसमेंट। दूसरा जो है इंटरवल, उसमें फोर्स की जगह पे 2F आ जाएगा, 3F आ जाएगा, और इसी तरह से जो लेंथ हमने कवर की है डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, यहाँ पे 2L है, तो इधर हम लिख सकते हैं 2L। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू FL और इसको हम W2 कहते हैं। तो फोर्स ने यहाँ से लेके यहाँ तक इतना वर्क डन किया, उसके बाद ये वाला वर्क डन जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक किया। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 केसेस हैं हमारे पास और इन दोनों केसेस में हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन कितना होगा। तो केस नंबर 1 जो है, इसमें हमारे पास एक बैग है बुक्स का, उसको हमने लिफ्ट अप करना है और उसका जो मैस है वो गिवन है, ठीक है जी। तो 50 किलोग्राम का बैग है, इसको हमने लिफ्ट अप करना है 50 सेंटीमीटर्स
तो इसमें मैस जो है किसके बराबर है 50 किलोग्राम्स, और इसको हमने लिफ्ट अप करना है तो डिस्प्लेसमेंट जो है ये हाइट के बराबर होगी। सो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी 50 सेंटीमीटर्स। पहले हमने सबसे इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर्स में, तो इसको 10⁻⁻² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस विल बी दी डिस्प्लेसमेंट। अब इसको वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए ये कुछ सूरत हाल इस तरह से है। ये एक ब्लॉक है, इसको हमने उठा के 50 सेंटीमीटर्स अपवर्ड लेके जाना है और इसका जो मैस है 50 किलोग्राम। तो पहले हमें फोर्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी F = mg को यूज़ करते हुए। F = mg जो है इसके मुताबिक मैस गिवन है। मैस यहाँ पे क्या है, m = 50 और 50 किलोग्राम। सो यहाँ पे हम मैस की जगह पे क्या लगाएंगे 50 किलोग्राम इंटू 9.8 और इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। इसका आंसर कैलकुलेट हम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी फोर्स की वो होगी 490 न्यूटन्स। ओके, सो फोर्स जो है ये आ जाएगी 490 न्यूटन। उसके बाद हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय FD cos ऑफ 0 डिग्री। 0 डिग्री इसलिए है कि ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसलिए हम इसको FD cos थीटा कहते हैं। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। फोर्स हमने यहाँ पे 490 के बराबर कैलकुलेट किए। डिस्प्लेसमेंट ये वाला है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 50 × 10⁻² इंटू cos थीटा 1 के बराबर आ जाएगा। और इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 245 जूल्स। ओके, सो 245 जूल्स जो है ये वर्क होगा पहले केस में। अब हम दूसरे केस के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा केस जो है उसमें वर्क डन ज़्यादा है और किस में कम है। ओके, सो नो केस नंबर 2 केस सेकंड केस के अंदर हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। तो स्टेटमेंट है सबसे पहले हमारे पास केस नंबर 2 के लिए कि 50 किलोग्राम का एक क्रेट है, इसको आपने पुश करना है 2 मीटर अक्रॉस द फ्लोर और इसमें फोर्स उसने पहले से बता दी है। तो इसके लिए हमारे पास जो सिचुएशन है ये कुछ इस तरह से है। इसको आपने फोर्स लगा के एक फ्लोर के ऊपर ही एक जगह से दूसरी जगह पे धकेलना है और फोर्स उसने बता दी है। गिवन जो है वो हमारे पास फोर्स है। फोर्स किसके बराबर है, इसके लिए 50 न्यूटन, और 50 न्यूटन फोर्स जब इस पे लगाते हैं तो ये 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ऑल्दो उसने मैस यहाँ पे बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें मैस से कोई वास्ता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस मैस को ऑलरेडी इस फोर्स के अंदर शामिल कर लिया गया है। इससे अगर हम फोर्स निकालेंगे तो 50 न्यूटन के बराबर आएगी। सो लिहाजा मैस को हम यूज़ नहीं करते, डायरेक्टली हम W = F × D × cos ऑफ 0 डिग्री यूज़ करते हैं। फोर्स 50 × डिस्प्लेसमेंट 2 × cos 0 1 डिग्री, तो ये आ जाएगा 100 जूल्स। अब अगर आप देखें तो पहले केस में 245 जूल्स वर्क डन किया था, बॉडी पे किया गया, और यहाँ पे 100 जूल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि केस फर्स्ट जो है उसमें ज़्यादा वर्क डन हुआ है। सो ग्रेटर वर्क इज डन इन केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में ज़्यादा वर्क डन हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन डेटा जो है वो ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी की मिकदार जो है वो 1 जूल है।
ठीक है जी। अब हमने ये बताना है कि ये 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी जो है इसका मतलब क्या है, फिज़िकली हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी जो है इसको हम क्या कहते हैं, द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी का जो एनर्जी की डेफिनेशन है वो यही है कि एबिलिटी टू डू वर्क। इसका मतलब ये है कि 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी होने का कि 1 जूल के बराबर ये बॉडी जो है वर्क डन कर सकती। ठीक है, तो ये वर्क जो है 1 जूल के बराबर कर सकती है, लिहाजा इसमें एबिलिटी टू डू वर्क इज़ 1 जूल। ठीक है जी। सो बॉडी किस तरह आंसर दिखेंगे इसका, अ बॉडी हैविंग 1 जूल ऑफ potential energy can do work of 1 joule because energy is defined as, किस तरह डिफाइन करते हैं इसको, the ability to do वर्क। वर्क करने की एबिलिटी को हम कहते हैं एनर्जी। सो इस लिहाज से ये बॉडी 1 जूल के बराबर वर्क डन कर सकती है।